वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं प्रिजर्वेशन मेथड्स फॉर प्योर कल्चर के बारे में, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस किस मेथड से हम जो है प्योर कल्चर को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट फर्स्ट का जो है टॉपिक है। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माय न्यू वीडियोस। तो सबसे पहले जो माइक्रोब्स होते हैं, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जो 1% जो माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादातर जो है वो हार्मफुल होते हैं बैक्टीरिया एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। लेकिन कई जो 99% जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं हम ह्यूमंस या फिर प्लांट्स के लिए। तो वही हम आज देखने वाले हैं कि उन हम हेल्पफुल जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं उनको हम कैसे प्रिजर्व करके जो है रख सकते हैं। तो माइक्रोब्स जो होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं वो कई अच्छे अच्छे जो है बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं कई कामों के लिए। जैसे उनमें से हो गए कि वो जो है सॉइल में भी यूज होते हैं, उनके न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए यूज होते हैं, और सीवेज में भी यूज होते हैं, और फूड इंडस्ट्री में भी जो है वाइडली यूज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसका मेडिकल इंडस्ट्री में भी जो है बहुत ही अच्छा जो है रोल होता है, क्योंकि वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी जो है मतलब कई बीमारियों को ट्रीटमेंट करने के लिए भी जो है यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो ये जो बैक्टीरिया की जो प्रिजर्वेशन होती है वो इसलिए हमारे लिए जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, और इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली भी जो है वो अच्छा होता है। उसके बाद में प्रिजर्वेशन टर्म जो है वो क्या हमें दर्शाता है। तो प्रिजर्वेशन में आता है कि जो हम आइसोलेटेड जो प्योर कल्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के, उनको हम मेंटेन करते हैं लंबे समय के लिए अच्छी वायबल कंडीशंस में, तो उस टर्म को हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन। उसके बाद में कई ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रिजर्वेशन के लिए कि हम क्यों जो है वो स्पेसिफिकली प्रिजर्वेशन करके रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है एकेडमिक यूज। एकेडमिक यूज में मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूज किए जाते हैं, क्योंकि कई लेबोरेटरीज होती है एकेडमी लेवल पे, जो लेबोरेटरी क्लासेस भी होती है जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखना जरूरी होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो है हेल्प से कई उनके मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जाता है लेबोरेटरी में, और बेसिक स्टेनिंग जो टेक्निक्स होती है बैक्टीरिया की उनको भी स्टडी किया जाता है, और आइसोलेशन और बायोकेमिकल रिएक्शन से तो ये सब की जो है स्टडी की जाती है। तो इसलिए एकेडमिक यूज में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चाहिए होता है। उसके बाद में सेकंड जो इसका यूज है वो है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के अंदर। अब फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फर्मेंटेशन करके हम कई यूजफुल वेरियस कंपाउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई, एंजाइम्स हो गई, विटामिन हो गए, वैक्सीन्स हो गई, एंटीसेरा हो गया। तो ये सब जो कंपाउंड्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फर्मेंटेशन के द्वारा जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं, तो इसलिए जो है इसका रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इसके अंदर। सो गाइस, अब इसका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव यूज होता है वो है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर। तो ऐसा होता है कि जो नोवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, मतलब उनको जेनेटिकली लेवल पे जो है उनको मॉडिफाई किया जाता है। अब इसका एग्जांपल है जैसे इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है उसको एस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा जो है प्रोड्यूस होता है इंसुलिन। तो ऐसे टाइप के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में जो है नहीं हमें मिलते हैं, तो इसलिए इनको जो है प्रिजर्व करना जरूरी होता है उनकी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यूज है वो है रिसर्च पर्पस के लिए। तो रिसर्च पर्पस में भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है। तो कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसलिए भी यूज होते हैं कि इनके जो बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी भी स्टडी जो है वो कई बार की जाती है, जो वो प्रोड्यूस करते हैं बाई प्रोडक्ट्स। उसके बाद में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन भी प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो उनकी वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए भी जो है इनको यूज किया जाता है। उसके बाद में जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाई भी जो है वो मॉडिफाई किए जाते हैं, और उनके ऊपर जो है स्टडी की जाती है कि वो जो है क्या क्या फार्मास्यूटिकल यूज में जो है वो लिए जा सकते हैं।
तो ये थे उनके पूरे ऑब्जेक्टिव यूज, मेनली किस किस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है प्रिजर्व करना जरूरी होता है। तो अब हम जो है वो पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड से हम प्योर कल्चर को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। सो गाइस, अब जो फर्स्ट मेथड है प्रिजर्वेशन का, तो वो फर्स्ट मेथड है पीरियोडिक ट्रांसफर टू फ्रेश मीडिया। तो इस मेथड, ये जो मेथड होता है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड होता है और इसमें कोई भी स्पेशल अपैरेटस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जनरली क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको जो अगार की स्लोप्स होती है या फिर स्लैंट्स होती है उनके ऊपर प्रिजर्व किया जाता है। तो जो अगार की स्लैंट्स होती है उनको हम इंक्यूबेट करते हैं 24 आवर्स के लिए या फिर उससे ज्यादा के लिए हम इंक्यूबेट करते हैं और उसके बाद में उसको हम फ्रेश मीडियम के अंदर जो है ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसका जो टाइम इंटरवल होता है वो डिपेंड करता है कि वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा है और जो ग्रोथ की कंडीशंस है वो क्या है। तो टाइम इंटरवल ऐसा कोई इसका फिक्स नहीं रहता है कि इतने टाइम के लिए ही इसको जो है इंक्यूबेट किया जाए। तो ये जो है वो सीधा सा एक प्रिजर्वेशन का मेथड होता है जिसमें फ्रेश मीडियम के अंदर जो है हम इंक्यूबेट करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिर रख देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड प्रिजर्वेशन मेथड है वो है स्टोरेज एट लो टेम्परेचर। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर के लिए। तो इसमें भी दो मेथड्स होते हैं अंदर, एक तो होता है रेफ्रिजरेशन और दूसरा होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। उसमें फर्स्ट रेफ्रिजरेशन हम अगर बात करें उसकी, तो जो रेफ्रिजरेशन मेथड होता है इसके अंदर जनरली क्या होता है, जो प्योर कल्चर्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर होता है। तो इतने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, या तो रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर किया जाता है या फिर कोल्ड रूम्स के अंदर। उसके बाद में ये जो मेथड है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही अप्लाई किया जाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसको नहीं अप्लाई किया जाता है। जैसे 2-3 वीक्स के लिए बैक्टीरिया के लिए और 3 से 4 महीने के लिए फंजाई के अंदर जो है इसको अप्लाई किया जाता है। क्योंकि अगर इनको ज्यादा लंबे ड्यूरेशन तक हम रख देते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ कैसे होती है, क्योंकि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है या फिर रुक भी जाती है कई बार अगर हम उनको ज्यादा समय तक कम टेम्परेचर पे रखते हैं। तो जब उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको यूटिलाइज करते रहते हैं और धीरे धीरे, और उनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इसका टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उसके मीडियम में ही जो है वो रहते हैं। तो ऐसे ही करके उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। तो गाइस, अब हम नेक्स्ट जो मेथड है प्रिजर्वेशन का वो है क्रायो प्रिजर्वेशन, जो कि स्टोरेज एट लो टेम्परेचर में जो सेकेंड मेथड है रेफ्रिजरेशन के बाद में वो मेथड है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इसके अंदर जनरली हमें याद रखना है, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का जो है यूज होता है और उसका टेम्परेचर रहता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो इस मेथड में कैसे होता है, तो इस मेथड जो क्रायो प्रिजर्वेशन है इसके अंदर फ्रीजिंग होती है लिक्विड नाइट्रोजन की, जो कि टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पे जो है फ्रीज किया जाता है प्योर कल्चर्स को। या फिर अगर हम गैस फेज में अगर प्रिजर्व करना चाहे तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर रहता है -150 डिग्री सेल्सियस। तो इतने पे हम जो है वो फ्रीज करते हैं। तो ये जो है वो हेल्प करता है प्योर कल्चर्स को सरवाइव करने के लिए लंबे समय तक। जैसे हमें प्योर कल्चर्स को प्रिजर्व करके रखना है लंबे समय के लिए, तो उसके लिए हम ये मेथड का जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद में इस मेथड के अंदर जो कल्चर होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो रैपिडली, वो बहुत ही ज्यादा जल्दी जो है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है और लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर वो जम जाता है, जो कि 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है। और इसमें हम जो है कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स का भी यूज करते हैं, जैसे हो गए ग्लिसरॉल हो गया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हो गया। तो ऐसे हम स्टेबलाइजिंग एजेंट्स का भी यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो है आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। उससे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उनको बचाने के लिए इन एजेंट्स का जो है यूज किया जाता है। उसके बाद में है कि ये जो लिक्विड नाइट्रोजन मेथड है वो कई स्पीसीज के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, सक्सेसफुल होता है, और जो कि प्रिजर्व नहीं हो पाती है लायोफिलाइजेशन मेथड से। तो इस मेथड से इसको जो है वो प्रिजर्व किया जाता है।
और कई स्पीसीज जो है वो लंबे समय के लिए भी जो है वो रह जाती है, 10 से 30 साल के लिए तक जो है वो कई स्पीसीज रह जाती है इस मेथड से। उसके बाद में है कि इस मेथड का डिसएडवांटेज है कि ये जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड होता है, इसलिए ये जो है वो बहुत कम यूज जो है वो किया जाता है। तो ये था क्रायो प्रिजर्वेशन का मेथड। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट प्रिजर्वेशन मेथड है वो है स्टोरेज इन स्टेराइल सॉइल। तो इसके अंदर क्या होता है, जो सॉइल होती है उसके अंदर प्रिजर्व किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो वो कैसे किया जाता है, तो जो ऑर्गेनिजम्स को स्टोर किया जाता है सॉइल में, तो वो दो टाइप से, दो ग्रुप्स में बांटा गया है, दो दो तरह से होता है। तो एक तो ये है कि जब स्टेराइल जो सॉइल होती है वो अगर स्मॉल अमाउंट में इन्फेक्ट हो जाती है, जैसे किसी एक स्पीसीज ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सॉइल को इन्फेक्ट कर दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको इमीडिएटली ड्राई कर देते हैं और फिर उसको रेफ्रिजरेटर में जो है स्टोर कर देते हैं। ऐसे हम जो है प्रिजर्व कर देते हैं एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद में जो सेकंड ग्रुप है उसमें क्या करते हैं, जो सॉइल इन्फेक्ट हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, तो उसको हम इंक्यूबेट करते हैं और उसको जो है हम ग्रो करने के लिए रख देते हैं, इंक्यूबेट करने के लिए। उसके बाद में वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो माइसीलियम और प्रोपोगेटिव जो यूनिट होती है उसको हम प्रिजर्व करते हैं सेकंड जनरेशन के लिए। उसके बाद में जो सॉइल प्रिजर्वेशन मेथड है वो यूज किया जाता है, वो फंजाई के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। और इस मेथड से जो एक्टिनोमाइसिटीज होती है उनको हम 4 से 5 सालों के लिए मेंटेन करके रखते हैं सॉइल के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे बहुत ज्यादा सेवरल बैक्टीरियल स्पीसीज होती है जिसको हम सॉइल में जो है मेंटेन करके रखते हैं बहुत सारे सालों के लिए। गाइस, अब जो नेक्स्ट मेथड है प्रिजर्वेशन का वो है प्रिजर्वेशन बाय ओवरलेइंग कल्चर विथ मिनरल ऑयल। अब इसके अंदर हम एक मिनरल ऑयल लेते हैं पैराफिन नाम का, उसकी मदद से हम जो प्योर कल्चर या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम जो है प्रिजर्व करते हैं। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल और इकोनॉमिकल मेथड होता है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल मेथड होता है। और इस मेथड में क्या करते हैं, हम स्टेराइल लिक्विड पैराफिन लेते हैं, उसको हम जो कल्चर की जो स्लोप होती है, मतलब जो कल्चर की स्लैंट या फिर स्लोप कहते हैं, उसके ऊपर हम जो पैराफिन है उसको पॉर करते हैं और उसको हम स्टोर करते हैं अपराइट रूम टेम्परेचर पे ही। उसके बाद में ये जो लेयर होती है पैराफिन की, ये क्या करती है, जो एनेरोबिक कंडीशंस होती है उनको बनाए रखती है और जो मीडियम में जो डिहाइड्रेशन होता है उसको भी जो है होने से रोकती है। डिहाइड्रेशन मतलब जो पानी होता है उसके कमी होने से जो है बचाती है। उसके बाद में ये जो कंडीशन होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर प्योर कल्चर को हेल्प करती है कि वो डोरमेंट स्टेट में रहे। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव स्टेट में रहे लंबे समय तक, ताकि उनको महीनों से सालों तक जो है प्रिजर्व करके रखा जाए। तो ये होती है प्रिजर्वेशन मेथड इसका, जो कि हम पैराफिन की मदद से करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रिजर्वेशन मेथड है वो है लायोफिलाइजेशन या फिर इसे फ्रीज ड्राइंग मेथड भी जो है कहा जाता है। तो जो फ्रीज ड्राइंग होता है ये प्रोसेस एक स्टेबलाइजिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक सब्सटेंस को हम पहले फ्रोज करते हैं, मतलब उसको जमाते हैं सबसे पहले। उसके बाद में जो उसमें सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी को हम बिल्कुल कम कर देते हैं। उसके बाद में मतलब कम कर देते हैं तो पहले उसको फर्स्ट जो है सब्लिमेशन करते हैं, मतलब प्राइमरी ड्राइंग होती है। उसके बाद में उसका हम डिसॉर्प्शन करते हैं जो कि सेकेंडरी ड्राइंग कहलाता है। उसके बाद में है कि ये जो है एक इफेक्टिव मेथड होता है जो कि इंट्रासेल्युलर आइस की क्रिस्टलाइजेशन को रोकता है, मतलब जो सेल्स के जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, प्योर कल्चर के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो क्रिस्टल्स बनते हैं आइस के, उसको जो है रोकता है ये प्रोसेस। मतलब उसके रिस्क जो है वो इसमें नहीं होता क्योंकि ये ड्राई मेथड होता है। उसके बाद में है कि जो वाटर का रिमूवल होता है स्पेसिमेन से, वो जो है डैमेज को रोकता है। उसके बाद में है कि ये जो है वो सूटेबल ज्यादा होता है, ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए ज्यादा सूटेबल मेथड होता है। उसके बाद में इसके अंदर कई जो ड्राइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है लंबे समय तक, और इसमें ज्यादा स्पेस भी जो है वो जरूरत नहीं होती है ज्यादा जगह की। और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट भी जो है वो इजीली हम कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक।
तो ये सारे जो है वो मेथड्स थे कि कैसे हम प्योर कल्चर या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो एंड इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी and hit the bell icon to get notifications for my new videos.